Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है हमें देखने को मिला है द हिंदू के न्यूज़पेपर में. सो एक एक करके सारे आर्टिकल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आज जितने भी आर्टिकल्स हैं वो या तो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो वी विल बिगिन विद दिस. फर्स्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज की कॉप डॉक्यूमेंट कॉल्स फॉर प्रोग्रेस इन अडेप्टिंग क्लाइमेट चेंज. ठीक है, आपको मालूम है दुबई में कॉप 18 जो है वो कॉप 20 दुबई में जो है आपका कॉप 27. ठीक है, कॉप 28 जो है वो दुबई में आपका चल रहा है. तो अभी वो क्या चल रहा है इसके ऊपर आपको न्यूज़ आए दिन आपको मिलते रहेगा. सो वी नीड टू कवर इट एवरी डे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इन्वायरमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंज जो है इट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक. ठीक है, इसीलिए जो इसके ऊपर जितने भी न्यूज़ आते रहेंगे वी विल कवर इट एवरी डे. जितने दिन भी न्यूज़ पे बना रहेगा वी विल कवर इट एवरी डे ओनली. ठीक है, सेकेंड इज कैलिब्रेटिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर इंडियाज फ्यूचर ग्रोथ. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज रिटन ब्यूटिफुली. ठीक है, सी रंगराजन जी जो है हमारे वो थे हमारे चीफ इकोनॉमी एडवाइजर थे. सो उन्होंने जो है एक आर्टिकल लिखा है कि किस तरीके से वी कैन कैलिब्रेट और वी कैन एक्सीलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडिया. ठीक है, क्योंकि बिकॉज नाउ द टाइम इज ऑफ अनसर्टेनिटीज, बहुत सारा अनसर्टेनिटीज होते रहता है. सो हमें किस तरीके से अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में फोकस करने की जरूरत है और क्या हमारा स्ट्रैटेजीज होना चाहिए वो उसकी यहाँ पे बात की गई है. थर्ड इज फ्रीबी पॉलिटिक्स विल टेक अ टॉल ऑन इकोनॉमी सेज धनखड़. तो जगदीप धनखड़ जी कल जो हमारा 10 तारीख था, 10 तारीख को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम नेशनल ह्यूमन राइट्स डे. ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो है सेलिब्रेट करते हैं. तो उन्होंने बोला कि फ्रीबीज जो है वो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी पे टोल जो है इट विल हैव अ टॉल ऑन द इकोनॉमी. हाउ इट विल टेक अ टोल ऑन इकोनॉमी वी ऑल नो दैट. तो उसके ऊपर क्या बात की गई है एंड व्हाट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स डे, वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट वेल. ठीक है, सेंटर हैड नो पोस्ट कास्ट सर्वे इंडिया. नाउ दिस इज अ न्यूज. ठीक है, ये न्यूज जो है ये जोनल काउंसिल से रिलेटेड है. ठीक है, जोनल काउंसिल, तो ये जोनल काउंसिल से रिलेटेड है. वी विल सी अबाउट दैट. एंड पीएम विश्वकर्मा स्कीम के ऊपर भी एक न्यूज़ आया है. सो पीएम विश्वकर्मा क्या है, कौन सा स्कीम है, ये प्रीलिम्स के लिए और ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. बाकी सारा जो है आपका मेंस के लिए, इसका जो ये टॉपिक है ये आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी प्रीलिम्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, सो फर्स्ट न्यूज़ जो है आपका की कॉप डॉक्यूमेंट्स कॉल फॉर प्रोग्रेस इन अडेप्टिंग क्लाइमेट चेंज बाय 2030. सो क्लाइमेट चेंज क्या होता है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में आपको मैं देना चाहती हूँ. इफ दिस इज आवर अर्थ, तो क्या है, सन के रेज जो है, सन के जो रेज है वो यहाँ पे पड़ते हैं धरती पे. अब लैंड क्या होता है, लैंड क्या करता है कि हमारा जो है एटमॉस्फेयर ना बहुत ही इंट्रिकेटली डिजाइंड है. ठीक है, अर्थ जो है हमारा बहुत ही इंट्रिकेटली डिजाइंड है. यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो जो रेज है वो पड़ के वापस चला जाता है. मतलब इन अर्थ का जो होता है ना, हीट बजट एक टॉपिक होता है. आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे आपको एक टॉपिक मिलेगा हीट बजट. हीट बजट में क्या होता है, जितना अर्थ को रेज मिलता है उतना ही पूरा 100% जो है अर्थ रिफ्लेक्ट कर देती है. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो अर्थ है वो हीट बजट न्यूट्रल हो जाता है. ठीक है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है, मतलब नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि हम जो है हीट जितना हमें मिलता है हम उसको वापस रेडिएट कर देते हैं स्पेस पे. ठीक है, इसकी वजह से क्या है, एक हम लोगों को एक मिनिमल टेम्परेचर जो है हम वो फील करते हैं. बट क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, आपका CFC, ठीक है, ये जितने भी गैसेस है वो क्या करते हैं, ओजोन, ये सब क्या करते हैं कि ये सब क्या करते हैं, ट्रैप कर देते हैं. ठीक है, ट्रैप कर देते हैं. मतलब अब जो ये नॉर्मल था, नॉर्मल सिचुएशन में ये इस तरीके से चला जाता है, बट अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है कि यहाँ पे आके वो रुक जाएगा और इससे क्या होगा कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा. सो इसी फिनोमिना को जब अर्थ जो है वापस नहीं भेज पाती है रेडिएशन को, जो हीटिंग ऑफ अर्थ होता है उसी को क्लाइमेट चेंज या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं और उसी से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है. ठीक है, सो हम इसमें क्या बताया गया कि हमें कॉप 2028 में क्या डिसीजन लिया कि हमें 2030 तक अगर हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो है
लॉन्ग टर्म गोल्स हमें सेट करना पड़ेगा और गोल्स को मीट भी करना पड़ेगा। बस गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको स्ट्रैटेजिकली आपको गोल सेट करके गोल को इंप्लीमेंट करने की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए COP28 में एक डॉक्यूमेंट इस तरीके के बनाने की बात करें जो हमारे प्रोग्रेस को चेक करें, ठीक है, जो हमारे प्रोग्रेस को चेक करे अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय 2023। सो आई होप आपको इसका ये क्रक्स मिल गया हो। नेक्स्ट इज यहाँ पे ये बात की गई है मिटिगेशन की। अभी यहाँ पे जो है एक टर्म, दो टर्म्स जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। जब आप जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे आपको दो टर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। एक तो होता है आपका मिटिगेशन। व्हाट इज मिटिगेशन? मिटिगेशन एंड सेकेंड टर्म इज अडेप्टेशन, ठीक है, अडेप्टेशन। मिटिगेट क्या होता है कि मिटिगेशन क्या होता है कि जब आपने कुछ काम कर लिया, जैसे किस तरीके से अगर कोई डिजास्टर आ गया है, डिजास्टर आने के बाद हमें क्या स्टेप्स लेना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन, ठीक है। अडेप्टेशन ऑन द अदर हैंड क्या है, अब वो हो चुका है, अब हम उससे किस तरीके से जो है हमें किस तरीके से उससे अडेप्ट करने की जरूरत है, ठीक है। मिटिगेशन मतलब आफ्टर समथिंग इज डन एंड अडेप्टेशन इज हाउ वी आर गोइंग टू अफेक्ट इट। मिटिगेशन के लिए जो है ये हमारे जनरली ये बोला जाता है कि अडेप्टेशन जो है ये अडेप्टेशन जो है ये हमको जो हमारे डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग और जो हमारे लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो है हमारे जितने भी आइलैंड नेशन हो, अफ्रीकन यूनियन का हो, इंडिया हो, चाइना, इनको क्या होना चाहिए, हमें अडेप्टेशन करना चाहिए। बट मिटिगेशन किनको करना चाहिए? जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है उन लोगों को, जो हमारे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है उन लोगों को मिटिगेट करना चाहिए। बिकॉज दे हैव डन the excessive amount of development, they have ruthlessly exploited the environment, that's why what they need to do is मिटिगेशन उनको करना चाहिए। मतलब उनको जो है अब उनसे वो काम हो गया है, अब उनको क्या करना चाहिए, मिटिगेशन करना चाहिए। मतलब क्या हम कर सकते हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज को अपना कर पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल हो जाना, कोल फेज आउट, ये सब उनको करना चाहिए। बट हमें क्या करना चाहिए कि हमें अडेप्टेशन करना चाहिए। जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज है उनको क्या करना चाहिए, अडेप्टेशन करना चाहिए। मतलब इसीलिए आपने देखा होगा COP27 में जो लॉस एंड डैमेज फंड आया वो किसके लिए आया? अडेप्टेशन के लिए आया था, ठीक है। ये हमारे अडेप्टेशन के लिए आया था। लॉस एंड डैमेज फंड क्यों आया था? अडेप्टेशन के लिए आया था। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। मिटिगेशन का फंड जो है ये हमें डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो हमें मिटिगेशन का फंड दे और हम अडेप्ट कर पाए इस चेंज को। बिकॉज हमारे जो है इसमें हमारा कोई वो नहीं था, हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया था, इसीलिए अडेप्टेशन का फंड जो है हमें मिलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपको याद रखना है लॉस एंड डैमेज फंड इज फॉर अडेप्टेशन, ठीक है। ये आपको दो कॉन्सेप्ट जो है मिटिगेशन का जो है, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन का जो दो कॉन्सेप्ट है ये देखिए यहाँ पे है ना, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि मिटिगेशन क्या चीज़ है, अडेप्टेशन क्या चीज़ है। किसे मिटिगेशन फंड बनाना चाहिए, किसके लिए अडेप्टेशन फंड जो है वो बनाना चाहिए। आई होप जो है ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज कैलिब्रेटिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर इंडियाज फ्यूचर ग्रोथ। तो ये जो है काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, बिकॉज अभी आपने देखा होगा बहुत सारा वर्ल्ड में जो है डिसरप्शन और बहुत सारी कंट्रीज जो है नेगेटिवली ग्रोथ कर रही है, ठीक है। उनका जो है ग्रोथ जो है, इंडिया इन सच इंस्टेंस हम लोगों ने क्या देखा 2019 कोविड के बाद क्या देखा हम लोगों ने कि हम लोगों का एक पॉजिटिव ग्रोथ है। लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैड पॉजिटिव रियल ग्रोथ जो था हमारा वो 7% के अराउंड था। इस साल भी वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 7%। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने क्या एक्सपेक्ट किया कि हम लोग जो है 6.3% के अराउंड जो है ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। दिस 6.3% इज अ वेरी ह्यूज नंबर, ठीक है। दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर एंड अगर हम देखें बाकी कंट्रीज के, फॉर एग्जाम्पल यू टेक एनी यूरोपियन कंट्री ऑल्सो, मेनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग, ठीक है। मेनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग, मेनी ऑफ द बिग कंट्रीज आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग। क्यों? बिकॉज देर आर सम डिसरप्शंस इन दी मार्केट। ग्लोबल वर्ल्ड में जो है हमें डिसरप्शंस देखने को मिलता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल द रशिया यूक्रेन वॉर। उसकी वजह से क्या हुआ, फर्टिलाइजर्स पे कमी देखने को मिली, जो हमें वीट हो गया, वीट का कंजम्पशन, लोगों को फूड इन्फ्लेशन होने लगा। सो दिस ऑल हैपेंड ड्यू टू डिसरप्शंस दैट वेर कॉस्ट, ठीक है। तो हमें क्या जरूरत है अब देखने, हमें क्या जरूरत है, प्रोटेक्शनिज्म। अब बहुत लोग जो है, बहुत सारे कंट्रीज जो है वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। प्रोटेक्शनिज्म मतलब कि वो जो है अब सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है। अब वो क्या होना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक
ग्लोबलाइजेशन से थोड़ा दूर हटके जो है एक स्टैंड हमें देखने को मिलता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया में वी हैव टेकन द स्टैंड ऑफ आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस, यू नो, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इन इंडिया, एवरीथिंग जस्ट बिकॉज कि हमें जो है आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है। बिकॉज ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन का एक ड्रॉबैक ये है कि अगर वर्ल्ड में कोई डिसरप्शन आएगा देन वो इनएविटेबली हमारे देश को भी फील करेगा। ऑयल में अगर डिसरप्शन आता है तो वो बाकी कंट्रीज में भी आता है ना, इंडिया में भी आपको इफेक्ट पड़ता है। इंडिया में भी अगर तेल का जो है वॉलेटिलिटी अगर हमें ऑयल का मार्केट में देखने को मिले तो हमें वो कंज्यूमर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमें देखने को बहुत ज़्यादा इस तरीके के इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए अगर हमें जो है ग्रोथ हमें उस तरीके से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, रियल ग्रोथ जो है अगर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना है देन वी मस्ट वी मस्ट डू सर्टेन स्टेप्स। ठीक है, हमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है यहाँ पे टेक करने की जरूरत है। कुछ 2-4 स्टेप्स जो है यहाँ पे बताए गए हैं। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। आई विल टेक 2 minutes टू मेक यू अंडरस्टैंड। 2 तरीके से जो है सेविंग्स की हम बातें कर सकते हैं। एक तो होता है आपका इन्वेस्टमेंट, एक होता है आपका सेविंग्स। ठीक है, पहले क्या बोला जाता था, पहले भी नहीं मतलब अभी भी लोग क्या करते हैं कि हम जो है सेविंग्स करेंगे। अगर आप सेविंग्स करेंगे तो क्या होगा, सेविंग्स करेंगे तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, उसी तरीके से जो है आपका ग्रोथ भी होगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। सो सेविंग करेंगे तो इन्वेस्ट कर पाएंगे क्योंकि आपके पास थोड़ा मनी रहेगा एक्स्ट्रा, तो आप इन्वेस्ट करेंगे तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड होगा तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा, एंड देन द साइकिल विल मूव ऑन कि लोग का ग्रोथ होगा, देन उनके पास सेविंग होगा, देन इन्वेस्टमेंट। ये ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेविंग्स जो है इंपॉर्टेंट है। बट इस आर्टिकल में ये बोला गया कि हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी उतना ही फोकस देना पड़ेगा, स्पेशली द होम का जो मतलब देश का जो इंटरनल इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें इंक्रीज करने की जरूरत है। क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स में थिंक ऑफ इट ऑन अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इफ समथिंग हैपेंस कि अगर वर्ल्ड में डिसरप्शन होगा तो इंडिया में जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आने का जो पैसा है ना दैट विल रिड्यूस, राइट। सो इसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आता है, जब अगर वो कम होने लगेगा तो इंडिया को डायरेक्टली एक शॉक के तरीके से लगेगा। ठीक है, सो हमें क्या जरूरत है कि हमें इंटरनल इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, स्पेशली फॉर मीडियम ग्रोथ। जो मीडियम ग्रोथ होगा या फिर मिड टर्म ग्रोथ जो हम जिसको बोलते हैं, उसमें हमें क्या जरूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। ये आपको समझ आ गया कि हमें इन्वेस्टमेंट में थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, स्पेशली इन इंटरनल इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड। सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट में हमें फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे देखेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 68% जो है वो मतलब उनको जो है आगे चलकर 2030 तक में जो है जॉब की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 68% लोगों को जो है जॉब की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें एक्टिव एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट में फोकस नहीं करेंगे ना तो देन दैट विल बी अ ग्रेटर इशू। ठीक है, तब अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो हाउ वी आर गोइंग टू लिवरेज आर डेमोग्राफिक डिविडेंड, किस तरीके से हम डिविडेंड को जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड को जो है हम लिवरेज करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो हमें क्या जरूरत है, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की जरूरत है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, बाय गिविंग द नेसेसरी स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द मार्केट। ठीक है, ये आपको समझ आया कि हमें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट का जो है अभी इश्यूज जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज AI हो गया, आपका जो बिग डेटा हो गया, इस सब की वजह से क्या है कि बहुत सारा चांसेस है कि एम्प्लॉयबिलिटी जो है लोगों का वो कम हो जाए। बट हमें क्या जरूरत है, अगर हमें 141 करोड़ लोगों को, अगर इतने जनसंख्या को हमें अगर केटर करना है तो हमें इस तरीके के स्टैंसेस हमें लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और हमें क्योंकि अभी ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात की गई है यहाँ पे कि आपका जो है डेवलपमेंट जो हो रहा है वो क्या है, जो नॉन एग्रीकल्चर जो है आपका डेवलपमेंट हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। नॉन एग्रीकल्चरल जो डेवलपमेंट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर नॉन एग्रीकल्चरल जो आपका काम है, वर्क है, वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये एक फूड सिक्योरिटी का भी कंसर्न हो सकता है। सो
ये भी हमें ध्यान रखना है कि फूड सिक्योरिटी जो है, क्योंकि फूड इज डायरेक्टली गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट, ठीक है। इन्फ्लेशन अगर फूड में होता है, फ्यूल में होता है, वो हमें सबसे ज्यादा फील करता है, ठीक है। दीज आर पार्ट ऑफ कोर इन्फ्लेशन, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन का पार्ट है। तो ये अगर फूड सिक्योरिटी और फ्यूल में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, देन इट डायरेक्टली हर्ट्स द स्टमक ऑफ द कंज्यूमर। इसी वजह से फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फूड सिक्योरिटी से अगर आप एक और टॉपिक यहाँ पे यहीं पे जोड़ा गया था कि एनर्जी, ठीक है, एनर्जी या फिर आपका एनर्जी सिक्योरिटी भी हमें मेंटेन करना है, और साथ ही आपका जो क्लाइमेट चेंज है, इन सब पे फोकस करना है हमें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज विल डायरेक्टली हैव एन इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज होगा, हीट वेव्स आएगा, प्लांट्स फसल जो है कम पैदावार होगा, साइक्लोन्स का इंटेंसिटी। तो हमें इन सब पैरामीटर्स पे फोकस करके अपना ग्रोथ को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, वरना इट विल बी अ वेरी बिग टास्क फॉर इंडिया, ठीक है। साथ ही हमें इंपॉर्टेंट और एक बात की गई है यहाँ पे कि हमें फिस्कली रिस्पॉन्सिबल होना है। फिस्कली रिस्पॉन्सिबल मतलब हमारे जो अर्निंग है वो हमारे स्पेंडिंग से ज़्यादा हो। इंडिया में क्या है, उल्टा है, स्पेंडिंग ज़्यादा है इंडिया में और अर्निंग कम है। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें फिस्कली रिस्पॉन्सिबल होके हमें उस टारगेट जब हम लोग सेट करते हैं, आपको मालूम होगा हम लोग जो है एनुअली हम एक फिस्कल टारगेट जो है सेट करते हैं कि हमारा जीडीपी का कितना % होगा, हमारे जो फिस्कल बर्डन है वो कितना % होगा। तो हमें जो है एक एक स्ट्रिंजेंट तरीके से हमें उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, और हमारा अर्निंग जो है हमारे स्पेंडिंग से ज़्यादा होना चाहिए। दैट इज़ द मैटर, ठीक है। इसलिए हमें जो टारगेट्स जो हम सेटअप करते हैं वो इतने स्ट्रांग हो और हम उसको जो है फुलफिल कर पाए, इसीलिए हमें फिजिकली रिस्पॉन्सिबल होके जो है इस तरीके से हमें प्लानिंग और प्रायोरिटाइजिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपको 4 टॉपिक्स जो है मैं अच्छे से जितना इलाबोरेट हो सके उतना इलाबोरेशन से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिजिकली रिस्पॉन्सिबल से हम नेक्स्ट टॉपिक को भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत जो है हम कोशिश करते हैं कि कनेक्ट करने की यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीबी पॉलिटिक्स विल टेक अ टोल ऑन इकोनॉमी सेज ढंका, ठीक है। तो आपका ये जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पे क्या बात की गई है कि फ्रीबीज जो है हर स्टेट में जो है अनाउंस किया जा रहा है, ठीक है। आप देखेंगे हर स्टेट में कहीं ना कहीं हम ये फ्री करा देंगे, हम आपको ये फ्री दे देंगे, ठीक है। बहुत सारे अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स, पॉलिटिकल मैटर्स के थ्रू जो है वो लोग फ्रीबीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ना। फ्रीबी इज free for the consumer but it is not free for the government, because government have to pay certain amount, right? Because when you are giving electricity free, आप डिस्कॉम्स को तो फ्री में नहीं बांट रहे ना, मतलब डिस्कॉम्स तो आपको फ्री में नहीं दे रहे, आप ये फ्री जो है आप कंज्यूमर्स को पहुंचा रहे हैं, ठीक है। जो भी है वल्नरेबल सेक्शन हो, एनीथिंग एनीवेयर, ठीक है। लेकिन आप जो इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं आप तो डिस्कॉम से खरीद रहे हैं ना, जो भी डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो भी है उनसे आप खरीद रहे हैं, आप उनको तो फ्री में नहीं, आप उनसे तो फ्री में नहीं ले रहे, आप उनको पैसे दे रहे। पैसा किसका जा रहा है, टैक्स पेयर्स का, राइट, टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है। तो इसमें क्या है कि हमें इकोनॉमी में जो है हमें बहुत सारा घाटा देखने को मिल सकता है, ठीक है, हमें बहुत सारा घाटा देखने को मिल सकता है ड्यू टू फ्रीबीज। लेकिन फ्रीबीज का ये एक बात है कि हमें जो है ये नहीं पता कि व्हाट इज अ फ्रीबी, हम फ्रीबी को क्या जो है इस तरीके से देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज अ फ्रीबी, ठीक है। फ्रीबी कुड बी एनीथिंग। अब कोई गवर्नमेंट बोलेगी कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं गरीब लोगों को, बिकॉज उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं है, वो हमारे लिए एक वेलफेयर स्कीम है। लेकिन और भी बहुत सारे के आपको फ्रीबीज के बारे में पता होगा। राशन जो हम प्रोवाइड कराते हैं दैट इज ऑल्सो ए फ्रीबी, बट वो ये बोलते हैं ना कि हम जो है वेलफेयरिज्म के लिए हम जो काम करें, बिकॉज इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। तो हमें फ्रीबीज का जो है डेफिनेशन स्टैंडर्ड नहीं पता, इसीलिए बहुत सारा फ्रीबीज जो है इलेक्शंस के टाइम पे अनाउंस किया जाता है, ठीक है। सो अगर हमें एक एक्चुअली हमें अगर ह्यूमन राइट्स अगर गैदर करना है, अगर हमें एक्चुअली ह्यूमन राइट्स जो है ह्यूमन राइट्स जो है अवेल करना है, देन हमें जो है फ्रीबीज से हटके हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की जरूरत है। अंडरस्टूड। अपॉर्चुनिटी जब हम क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो तो पर्सन जो भी उसका जो बेनिफिशियरी है उसके लिए वो बेटर होगा, ठीक है। तो उनको फ्रीबीज पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, तब जाके जो है इंडिया में आप एक पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो आप देख पाएंगे। फ्रीबीज का मैंने बोला था वी विल कनेक्ट इट टू द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिजिकली अगर आप इररिस्पॉन्सिबल तरीके से अगर फ्रीबीज बांटते गए, लोन वेवर देते गए देन दैट विल बी ऑफ एन इशू, ठीक है।
और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से आपको फ्रीबीज बंद कर देना चाहिए। अगर आपने अन्य जो है, अगर आपने जो खाना जो है लोगों को पहुंचाना बंद कर दिया, देन दैट विल हर्ट द स्टमक ऑफ द पीपल, ठीक है, सिटीजन का जो है स्टमक को डायरेक्टली वो हर्ट करेगा। सो हमें जो है ब्लैंकेट बैन कर देना, ये इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट को जो है थोड़ा दूर रहना चाहिए, बट हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए उस तरीके के लोगों को जिनको सच्ची में ज़रूरत है, जिसको सच्ची में घर की ज़रूरत है आवास योजना के अंदर, या फिर जिसको सच्ची में लोन वेवर की ज़रूरत है, उनका जो है बहुत बड़ा लॉस हो गया है, जिनको सच्ची में खाने की ज़रूरत है। तो हमें उस तरीके से आइडेंटिफाई करके जो है इसमें डिसीजन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसका प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू का टॉपिक अगर हम देखें तो ये है कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे जो है वो एवरी ईयर 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये किस लिए किया जाता है? यूनाइटेड जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था 10 जो है 1948 में। वो कौन सा डिक्लेरेशन था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जो है पॉइंट इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो है 10 दिसंबर को हम लोगों ने अडेप्ट किया था, इसीलिए इस डे को क्या बोला जाता है? इस डे को बोला जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। और साथ में हमारे इंडिया में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एक बॉडी है, दैट इज कॉल्ड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। दिस इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देन यू मस्ट नो अबाउट इट, ओके। ये आप जब पढ़ेंगे, जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटी में, देन ये टॉपिक जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑफन इट इज़ इन न्यूज़, देन यू मस्ट कवर इट, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पॉलिटी, ठीक है। और ये आपको याद रखना है 10 दिसंबर इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। किस लिए होता है? बिकॉज वी हैड साइंड और यूएन जनरल असेंबली हैड अडॉप्टेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इसको क्या ये किसका पार्ट है? इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ये इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो है ये पार्ट है, ठीक है। We will move on to the next news. The next news is center had not opposed caste survey in Bihar, said Shah, ठीक है। So ये जो है बेसिकली न्यूज़ जो है ये जोनल काउंसिल के ऊपर, हमें क्या फोकस करना है? जोनल काउंसिल्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। जोनल काउंसिल्स क्या है उसके ऊपर हमें फोकस करना है। ये जो है काउंसिल्स का मीटिंग जो है आए दिन होते रहता है, मतलब बहुत सारा हमें देखने को मिलता है कि मीटिंग्स जो है जोनल काउंसिल्स का मीटिंग होते रहता है, ठीक है। ये क्यों होता है? बिकॉज अगर आप देखे पाए तो इंडिया में क्या है, बहुत बड़ा जो है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। तो हमने क्या किया था, नेहरू जी ने क्या किया था कि वो इंडिया को जो है उन्होंने जोन्स में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि डेवलपमेंट जो है अगर हम जोन्स पार्ट के अगर हिस्से में अगर हम डेवलपमेंट करें तो हमें बेटर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सो अभी फिलहाल क्या चल रहा है? ईस्टर्न जोन का मीटिंग चल रहा है, ठीक है। ईस्टर्न जो जोन है वहाँ का जो है मीटिंग चल रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि कास्ट सर्वे, मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है उन्होंने क्या बोला, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि कास्ट सर्वे जो है पूरे इंडिया में होना चाहिए, ताकि हमें पता चले जो पिछड़ा हुआ जो कास्ट है उनको कितना परसेंटेज है उनका पॉपुलेशन और क्या ज़रूरत है उनको, वो हमें देखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो हमें वो जो है, हम लोगों ने कास्ट सर्वे के बारे में पहले बहुत डिस्कस किया है, देन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मच ऑन इट, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल जो है क्या चीज़ का पार्ट है? सो जोनल काउंसिल वेरी इंपॉर्टेंट इज इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी? ये जो है किसी एक्ट के तहत बनाया गया है, ये ओरिजिनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बट ये किसी एक्ट के तहत जो है इसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिला था, ठीक है। कौन सा एक्ट के तहत हमें देखने को मिला था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत हमें जोनल काउंसिल का वो जो है फॉर्मेशन देखने को मिला था, ठीक है। ये उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे ये उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये जो है काउंसिल जो है इसका डेवलपमेंट की बात की थी, ठीक है। इंडिया जो है उस समय 1956 के समय जो है 5 इंपॉर्टेंट जोन्स में डिवाइडेड थे। 1956 के समय जब डिवीजन हुआ तो 5 जोन को डिवाइड किया गया, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न, ठीक है। तो अभी कौन सा जोनल का मीट चल रहा है? ईस्टर्न जोन्स का, ठीक है। सो अभी क्या है, 1971 में क्या हुआ, एक और एक्ट पास किया गया था, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। उस समय एक और जोन को ऐड किया गया है, एक और जोन को क्या ऐड किया गया था, वो था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है। तो अभी इंडिया में कितने जोन्स है? 6। ओरिजिनली कितने थे? 5, बट अब कितने हैं? 6। इसमें जो है जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट है, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम, ये सारे जो है स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के पार्ट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कुड गेट कंफ्यूज्ड इन दिस पार्ट कि चेयरमैन कौन है। यूनियन जो होम मिनिस्टर है, ही इज द चेयरमैन ऑफ
चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल। याद रखना है आपको, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं है बट यूनियन मिनिस्टर साहब जो है वो चेयरमैन है काउंसिल के। इन सारे काउंसिल्स के जो चेयरमैन है वो यूनियन होम मिनिस्टर है, ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे स्टेट्स के वो जो है वो चेयरमैन होंगे, एंड वाइस चेयरमैन जो है वो रोटेट करते रहेंगे, ठीक है। स्टेट्स का जो है एक किसी स्टेट्स के जो है वो वाइस चेयरमैन होंगे, बट जो वाइस चेयर जो है बाकी जो वाइस चेयरपर्सन जो है वो रोटेट करते रहेंगे, क्योंकि एक अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न का जोन का देखेंगे तो आसाम, मणिपुर, बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो हर बार अलग मीटिंग में अलग कोई, अगर इस बार आसाम के चीफ मिनिस्टर है वाइस प्रेसिडेंट, देन नेक्स्ट ईयर मे बी मणिपुर या मिजोरम के या फिर कोई भी अलग स्टेट के वो हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मेंबर्स कौन कौन है? चीफ मिनिस्टर और टू अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। गवर्नर साहब जो है वो नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। और 2 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज, अगर वो यूनियन टेरिटरी जो है उस जोन के पार्ट में है, ठीक है। एडवाइजर्स कौन कौन होंगे? ए पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्लानिंग कमीशन, मतलब नीति आयोग से जो है एक पर्सन जो है नॉमिनेट किया जाएगा फॉर ईच जोनल काउंसिल। चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स और डेवलपमेंट कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट्स, ठीक है। जो भी स्टेट्स नॉमिनेट करेंगे वो सारे इसके मेंबर्स होंगे। आपको बेसिकली ये 2 याद रखना है, एक होम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होंगे और वाइस चेयरमैन कौन होंगे? जो हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे ऑन अ रोटेटिंग बेसिस, ठीक है। लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज 2.15 lakh application received under PM विश्वकर्मा स्कीम says स्किल मिनिस्ट्री, ठीक है। तो PM विश्वकर्मा स्कीम क्या है? लेट अस नो अबाउट दैट, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो है इसी साल का जो बजट है 2023 का बजट में जो है PM विश्वकर्मा स्कीम जो है ये अनाउंस किया गया था। बेसिकली विश्वकर्मा को जो है हम कारीगर के भगवान माने जाते हैं, तो जो भी आर्टिसन ग्रुप है उनका अपलिफ्टमेंट के लिए जो है ये जो है लाया गया था। ये स्कीम जो है बेसिकली उनका अपलिफ्टमेंट के लिए जो है ये स्कीम जो है लाया गया था, ठीक है। जो भी क्राफ्ट से इंगेज जितने भी लोग हैं उन सबके डेवलपमेंट के लिए, लाइक ब्लैक स्मिथिंग, ठीक है, गोल्ड स्मिथिंग, पॉटरी, कारपेंट्री, स्कल्पटिंग, ये सब बार्बर वगैरह, ये सारे जो है बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज, और उनको फॉर्मल इकोनॉमी से जो है लिंक करने के लिए ये जो स्कीम है ये लाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 2 तरीके के स्कीम होते हैं, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज 100% जो है इसमें सेंटर का रोल रहता है, इसमें स्टेट्स कोई भी पैसा नहीं देंगे। बट अगर आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है स्पॉन्सर्ड स्कीम में देखेंगे तो बाकी स्टेट्स के लिए 60-40 का जो डोनेशन वो रहता है, 60-40 का रेशियो में रहता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90-10% का, ठीक है। मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा तो 60% जो है वो सेंटर पे करेगी और 40% जो है वो स्टेट्स बेयर करेंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए कि 90% जो है वो सेंटर बेयर करेगी और 10% जो है वो स्टेट्स को बेयर करना पड़ेगा इन अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली सेक्टर स्कीम इज 100% बाय द सेंटर, ठीक है। सो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर ये स्कीम यूटिलाइज, ठीक है। और ये नोडल मिनिस्ट्री, आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। MSME इज द नोडल मिनिस्ट्री, ठीक है। और ये कौन है? बहुत सारे इसमें जो है डिपार्टमेंट और बहुत सारी मिनिस्ट्री जो है इसको जॉइंटली इंप्लीमेंट करेंगे। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारे जो है ये साथ में मिलके जो है स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है 18 जो ट्रेडिशनल वर्कर्स है उन सबका यहाँ पे इंक्लूजन होगा। जिस तरीके से बहुत सारे कारपेंटर्स है, बोट मेकर्स है, ब्लैक स्मिथ्स है, पॉटर्स, स्कल्पचर्स, कॉबलर्स वगैरह बहुत सारे जो है 18 स्कीम ट्रेडिशनल जो ट्रेडर्स है उन सबको इसमें इंटीग्रेट करने की बात की गई, ठीक है। और एक और बात है यहाँ पे, द स्कीम ऑफर्स अ स्टाइपेंड ऑफ ₹500। हर रोज जो है उनको 500 रुपीज़ दिया जाएगा फॉर स्किल ट्रेनिंग। अगर उनको स्किल ट्रेनिंग लेना है देन दे कुड बी गिवन ₹500 और एक ग्रांट भी उनको दिया जा सकता है 15,000 फॉर द परचेज ऑफ मॉडर्न टूल्स। अगर उनको स्किल डेवलप करना है तो हर रोज उनको ₹500 जो है दिया जाएगा और साथ ही उनको 15,000 का जो है ग्रांट भी दिया जाएगा अगर उनको कोई मॉडर्न टूल्स खरीदना है, ठीक है। और भी बहुत तरीके से है यहाँ पे हेल्प किया जा सकता है, लाइक बहुत ही कोलेट्रल फ्री लोन देना, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन देना, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए लोन देना, ये सब जो है इसका पार्ट है, ठीक है। So I think आपको PM विश्वकर्मा is clear now, very important, could be asked in the exam. You can also could very well write this scheme in your answers, ठीक है। So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next class. Till then, take care and thank you.